So, hello and welcome everyone. Welcome to BioReverse. So, today we have a very special guest, Anusri from Karnataka, and currently she is living in Delhi, a BSc microbiology student. So, talking about her achievement, she has qualified ITJM Biotechnology, CUET PG, that is in Life Science category, as well as your recent exam, General Aptitude Test of Biotechnology, that is your GATB 2026. So, welcome Anusri. How are you? I'm fine, sir. So, first of all, congratulations on your achievement. Thank you, sir. So, I would like to know how you got the idea about this particular exams. um, सर शुरू में तो मुझे नहीं पता था कि एग्जाम्स देना है या नहीं। मैं इवन प्रिपेयर भी नहीं थी। जी मेरे को लगा कि लाइक नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे। तो मैंने एमएससी एंट्रेंस के बारे में सोचा नहीं था। फिर बाद में मेरे को कॉलेज से कुछ फैकल्टीज ने बताया कि हाँ करना ज़रूरी है ऐसे। तो इसलिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। अच्छा। सो आपको इसके बारे में पता कहाँ से चला? गूगल, यूट्यूब, आपने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ कांटेक्ट किया या फिर कैसे पता चला आपको इन एग्ज़ाम्स के बारे में? आपके प्रोफेसर्स ने बताया? हाँ सर, कुछ कुछ प्रोफेसर्स ने बताया। और जैसे गैट भी है वो तो बायोडाइवर्स से ही मुझे पता चला, वरना मैं गैट भी नहीं दे रही थी। तो अच्छा। उसी से मुझे पता चला था। तो आप आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताइए, आपने अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? सर शुरू में तो मेरा ये बस कॉलेज में ये होता था कि अगर सेमेस्टर में कोई सिलेबस है तो उसे कंप्लीट करना। तो उसे मैं मतलब उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होता था उसे प्रॉपरली पढ़ती थी मैं। फिर मुझे मतलब उस टाइम नहीं पता था कि पीवाईक्यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर बाद में मुझे पता चला कि पीवाईक्यूज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस करने लगी। एंड जब आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहे थे, तो उस समय आपको इस तरह के सवाल आते होंगे कि मुझे एमएससी करना है कि नहीं, या फिर मुझे किसी डिफरेंट प्रोफेशन में जाना है। सो आपने ये कैसे अपने आप में डिफाइन किया, डिसाइड किया कि मुझे एमएससी ही करना है? सर शुरू से ही मेरा ये था कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स करना ज़रूरी है। तो शुरू से ही मास्टर्स करने का तो था, लेकिन उसके आगे का नहीं पता था मुझे बस। तो मतलब एंट्रेंस का भी मुझे नहीं पता था, वो भी मुझे बाद में पता चला कि एंट्रेंस से ज़्यादा बेटर कॉलेज मिलता है ऐसे। तो इसीलिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने दिया था एंट्रेंसेस। तो वैसे आपका ये लाइफ साइंस में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर वैसे सेल बायोलॉजी। अच्छा। तो आपने डेफिनेटली सेल बायोलॉजी में डिफरेंट तरह के जो आपने एंट्रेंस दिए होंगे उसमें अच्छा स्कोर किया होगा। तो आपको अगर बात करें गेट बी, आईटी जैम और जो आपका सीयूईटी है, तो इसमें कौन सा एग्ज़ाम आपको सबसे ज़्यादा इजी लगा और कौन सा एग्ज़ाम आपको टफ लगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। सर इजी कहे तो सीओईटी इजी है, बहुत ओके। इजी है। मतलब उस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जो इवन बेसिक्स जो है जो बैचलर्स में पढ़ा है वो बेसिक क्वेश्चन भी उसमें मिल जाएंगे। बहुत इजी होता है वो। तो सर वो ज्यादा इजी है। तो उसके अलावा कहे तो फिर मेरी थोड़ी बहुत मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड अच्छी है। तो इसलिए आईआईटी जैम के भी कुछ क्वेश्चंस मुझे इजी लगे। लाइक नेट के कुछ क्वेश्चंस जो है वो हो जाते थे मुझसे कुछ कुछ। तो इसलिए सर वो मुझे इजी लगते थे। और आईटी जैम और गेट बी में हार्ड और इजी ऐसा कुछ बता सकते हैं, कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है? सर आई थिंक आईटी जैम ही हार्ड है। गेट बी के क्वेश्चंस भी बहुत डायरेक्ट आ जाते, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट है उसमें भी। लेकिन आईटी जैम थोड़ा हार्ड है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें। डेफिनेटली, क्योंकि आईटी जैम में आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आपके +2 लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका जो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है थोड़ा अच्छा है, तो आपने अटेम्प्ट किया तो आपकी जो रैंक है वो थोड़ी अच्छी आई। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एनएटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिसके वजह से उनका रैंक थोड़ा बिलो रह जाता है। ठीक है। सो डेफिनेटली आपने आईटी जैम अच्छा। क्लियर किया, सीयूटी क्लियर किया। सो आपने जितने भी लाइफ साइंस के बेसिकली सब्जेक्ट्स थे, जो यूनिट्स थे, सब कुछ कवर किया था या फिर आपके कुछ यूनिट्स में ही एग्ज़ाम क्लियर हो गया?
सर मैंने कुछ ही यूनिट्स किए थे, मैंने मतलब सारा नहीं किया था। जो मुझे लाइक मोल बायो की थी मैंने पूरी, सेल बायो की थी मैंने, और बायोकेमिस्ट्री पूरी की थी मैंने, और प्लांट फिजियोलॉजी का कुछ पार्ट किए थे मैंने, मतलब और लाइक एनिमल फिजियो मैंने नहीं की थी, मैं नहीं कर पाई थी उसे। माइक्रोबायोलॉजी मेरी अच्छी थी। तो सर इन्हीं सब्जेक्ट्स को मैंने ज्यादा प्रेफर किया था। इम्यूनोलॉजी की थी मैंने उस टाइम में। और पीवाईक्यू वगैरह आप कोई बुक फॉलो कर रहे थे या फिर यूट्यूब से, या फिर कैसे आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कैसे करते थे? सर पीवाईक्यू के लिए तो मैं क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोडेड थे, तो मैंने उनके प्रिंट्स करा लिए थे, तो उन क्वेश्चंस को करती थी, और जो गलत होते थे उनमें देखती थी कि गलत क्यों है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट गलत गया है, और जिस टॉपिक पे ज्यादा गलत जा रहा है क्वेश्चंस, उस टॉपिक को वापस रिवाइज करती थी, फिर क्वेश्चन को समझती थी। तो सर वैसे मैंने प्रिपेयर किया था। अच्छा, सो आपको बायो एडवर्स से क्या हेल्प मिला, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर शुरू में मैं ओनली कॉन्सेप्ट पढ़ती थी, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आते थे। तो बायो एडवर्स से मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे समझ आए, मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करना सीखा मैंने कि हाँ कैसे कनेक्ट करके चीजों को पढ़ना चाहिए। फिर पीवाईक्यूज को मैं प्रेफरेंस नहीं देती थी। बाद में मेरे को पता चला कि पीवाईक्यूज देना ज्यादा जरूरी है, तो फिर मैं पीवाईक्यूज करने लगी। जो भी क्वेश्चंस थे उसको ज्यादा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने लगी। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, अब वो तरीका भी मुझे नहीं पता था पहले इतना, मतलब करती थी मैं अटेम्प्ट, लेकिन सिली मिस्टेक्स कर देती थी। लेकिन अब मुझे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करने से वो क्वेश्चन ज्यादा ठीक जाएगा। तो ये हेल्प मिल गया सर मुझे। और जो बायो एडवर्स के फैकल्टी हैं लाइक अर्जुन सर, पलक मैम, श्रुति मैम, इंक्लूडिंग मी, सो आई थिंक यू आर इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद अर्जुन सर। आई थिंक उन्होंने आपको अच्छे तरीके से गाइड किया इस चीज़ को लेकर के। और बाकी अभी आप जो कॉलेज में चूज़ करोगे, अभी एडमिशन करोगे एमएससी के लिए, तो आप नियर बाय होम खोज रहे हो या फिर आप अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो? सर मैं अक्रॉस द कंट्री देख रही हूँ। मुझे आगे रिसर्च में अपना कंटिन्यू करना है करियर को, तो फिर मैं इसलिए अक्रॉस द कंट्री देख रही हूँ। जहाँ पर भी मुझे रिसर्च अच्छा मिलेगा तो मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हूँ। यानी यहाँ की लैब की कंडीशन अच्छी होगी, फेलोशिप डेफिनेटली आपके गेट बी में 5000 फेलोशिप एवरी मंथ मिलता है। फिर आपके डेजर्टेशन के लिए भी अराउंड 60-70 थाउजेंड रुपीज़ आपके डेजर्टेशन में जो डीबीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया, वो इन्वेस्ट करती है। तो आप ऐसा लैब चाह रहे हो जहाँ पर ऐसे यूनिवर्सिटी में, ऐसे कॉलेज में, ऐसे डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो जहाँ की लैब की कंडीशन थोड़ी अच्छी हो, आपको एक एक्सपोजर मिले ताकि आप रिसर्च में आगे चल के करियर परस्यू कर सके, है ना? यस सर। सो बाकी जैसे कि आप एमएससी में जब एडमिशन ले लोगे, सो यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआर नेट, गेट एक्सल, यस सर। डीबीटी। अभी तो सीएसआर और डीबीटी जेआरएफ मर्ज हो चुका है, ठीक है? यस सो सर। फॉर दैट टू, उसके लिए भी क्या आप सेल्फ प्रिपेयर करोगे या फिर यू आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ एनी इंस्टीट्यूट इवन लाइक बायो एडवर्स? सर अभी तो बायो एडवर्स का ही सोचा है, थोड़ा सेल्फ प्रिपरेशन भी करूंगी क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन भी जरूरी है, और बायो एडवर्स के साथ प्रिपेयर करूंगी ताकि मैं और अच्छा स्कोर कर सकूं। Definitely, thank you for saying this. So, pursuing a career in research, it's a very long, it's time taking. You complete your BSc, MSc, then do your PhD. Even some people pursue their postdoc also. Then they publish multiple papers. So, you are particularly choosing your profession as a scientist, or you want to become a assistant professor or professor like this? Sir, I think I wanted to pursue to be a scientist. सर उसमें ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा मुझे, बाकी चीजों को जानने की ज्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एकेडमिक्स से, सो इसलिए। ओके, सो आपका ऐसा कोई इंटरेस्ट है जिसमें आप रिसर्च को परस्यू करना चाहते हो, या फिर जो आपने पहले से सोच के रखा हो? क्योंकि डेफिनेटली यू आर ए वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट पर्टिकुलर योर फील्ड, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू एनी पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड वेयर यू वांट टू वर्क।
सर वैसे तो जब मैं 11th-12th में थी तब से ही मेरा एक ड्रीम था कि मुझे कैंसर और फिर एड्स पे थोड़ा उस पे रिसर्च करना है ऐसे, तो शायद सर उसी पे अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वही उसी पे करूंगी। ओके, कैंसर एंड दैट इज HIV वायरस, इस पे अगर आपको मौका मिले तो उस पे आप रिसर्च वगैरह करना चाहते हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने जो MBBS सीट है, दैट इज योर, नीट की तैयारी की थी क्या? यस सर की थी। अ, मतलब 1 साल की या फिर मल्टीपल टाइम्स आपने उसे दिया है? टाइम्स किया था, लाइक मैंने 2 to 3 years एग्जाम दिया है। तो चलिए, मैं बाकी जो व्यूअर्स है उसको बता देना चाहता हूँ कि डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोग नीट का पहले प्रेफरेंस देते हैं 12th के बाद, एंड देन जो रिजल्ट्स कुछ और निकलते हैं तो देन यू चूज माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। सो नीट का जो बेसिकली आप लोग प्रिपरेशन करते हैं वो यहाँ पर एक हाईली एडवांटेजेस होता है फॉर MSc एंट्रेंस एज वेल। एम आई राइट? आपको बहुत हेल्प मिला होगा आपके नीट के प्रिपरेशन से, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है। यस सर। ओके। और मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि जो BSc माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, दीज कोर्सेज आर लिटल न्यू टू पर्टिकुलरली दिस इंडियन सोसाइटी। जो पेरेंट्स होते हैं इस तरह के कोर्सेज को, जो BSc माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, थोड़ा कम प्रेफरेंस देते हैं। तो बाकी की जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी मैंने ये देखा है कि इस तरह के कोर्सेज वो जो परस्यू करते हैं तो थोड़ा बहुत उन्हें सुनने को कुछ मिलता है कि इसका स्कोप नहीं है, इसमें ये नहीं है। तो आपने ऐसा कुछ फेस किया है क्या? अगर कुछ एक्सपीरियंस हो तो बता सकते हैं। सर मुझे तो यही शुरू से यही था कि MBBS करना है, उसके अलावा तो किसी में भी स्कोप नहीं है, मैं तो यही सोचती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, इसी में ज्यादा स्कोप है देन MBBS। तो मुझे लगता है कि माइक्रो में और बायोटेक में ज्यादा स्कोप है अगर तुम ठीक तरीके से पढ़ाई करते हो और आगे परस्यू करने की कोशिश करते हो, तो इसमें ज्यादा स्कोप है। ओके। और एक्चुअली ये भी देखा जाता है कि BSc और MSc के दौरान बायोटेक्नोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं। तो आपने किसी स्टैंडर्ड बुक को थ्रू आउटली रीड किया है या फिर उससे आपको कुछ हेल्प मिला हो स्टैंडर्ड बुक से? जो भी आपका लेनिंजर है या कूपर है या इम्यूनोलॉजी का QB है, डिफरेंट यूनिट्स के जो बुक्स होते हैं उनको, उनके बारे में आपका कुछ एक्सपीरियंस? सर मैंने किसी बुक को पूरा नहीं पढ़ा था, मतलब पूरी बुक नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स जो जरूरी है वो मैंने पढ़ी थी। बैचलर्स के टाइम पे जब कोई टीचर प्रेफर कर देता था कि इस यूनिट के लिए ये वाला चैप्टर जरूर, मतलब ये वाली बुक अच्छी है तो इससे रीड करो, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो मैं उसे रीड कर लेती थी। तो इसी तरीके से तब से प्रिपेयर कर रही थी मैं। तो आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह को रीड करने से जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, बेसिकली उसमें कुछ इजाफा होता है, बेनिफिट होता है? यस सर, क्योंकि ना जो बुक्स है वो हमें ज्यादा मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक टॉपिक को या एक कॉन्सेप्ट को समझाती है। तो मुझे लगता है कि अब अगर कोई एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया या कुछ और, तो उनको तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब हमने ये बुक्स पढ़ी होगी। एंड आप नोट्स किस तरह बनाते थे? हाउ यू प्रिपेयर्ड नोट्स? किस प्रकार से आपका नोट्स मेकिंग था? मतलब नोट्स मेकिंग के थोड़े बारे में बताइए। सर नोट्स तो पहले मैं जब भी लेक्चर लेती थी तब प्रॉपर पूरा नोट्स बना लेती थी, फिर उसके बाद जब उसे रिवाइज करती थी, जितनी बार भी रिवाइज करती थी उतनी बार मैं लिख लिख के रिवाइज करती थी, और उसके डिफरेंट डिफरेंट नोट्स होते थे। तो अब जैसे नोट्स 20 पेजेस के बने हैं तो उसको कंसाइज करके मैं एक पेज पे कर लेती थी, फिर उसके बाद उसी को बार बार रिवाइज करती थी पूरे दिन, जिससे कि मेरे को वो चीजें याद हो जाती थी। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में नोट्स बनाते हैं तो डिफरेंट तरह का कलरफुल पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा आपका कुछ हैबिट था? हाँ सर, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट पेन से बना ले, मतलब जो नोट्स शुरू में बनाती थी वो कलरफुल होता था, फिर बाद में जब कंसाइज करके एक पेज पे बनाती थी तब एक ही पेन से फुल थ्रू आउट लिखा रहता था, और वो चीजें लिखी रहती थी जो मेरे को मेमोराइज करनी है बार बार, तो उस चीज को मैं बार बार रीड करती थी। और आप रिवीजन कैसे करते थे? क्योंकि रिवीजन जो है वो आपका एक क्रूशियल प्लेयर है। कितना भी आप नोट्स बना लो, PYQ कर लो, लेकिन रिवीजन जो है वो अल्टीमेटली मेन गेम चेंजर है। तो रिवीजन आपका स्टडी टाइम कैसा था? मतलब सुबह करते थे, शाम में करते थे, कितने मल्टीपल टाइम्स करते थे, उसके बारे में जानना चाहूँगा।
सर मैं कॉलेज गोइंग थी तो फिर तो सर मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता था, मोरोवर मेरा कॉलेज बहुत दूर भी है, तो फिर मुझे अराउंड 2 to 3 आवर्स ट्रैवलिंग में लग जाती थी। तो मैं इसलिए मोस्टली रात को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती थी। लाइक जब कॉलेज जाना होता था तो 2 to 3 AM तक पढ़ती थी, और जब कॉलेज नहीं जाना होता था तब मैं ऑलमोस्ट फुल नाइट पढ़ती थी, पूरे ही रात में। वीकेंड्स के टाइम पे या किसी दिन छुट्टी कर ली कॉलेज की तो उस टाइम मैं पूरी रात पढ़ती थी। Okay. So again, congratulations. You are going to join again a beautiful college, beautiful university, and you are going to have a very excited career. So stay motivated and thank you for accepting this invitation for joining this particular small interview kind of thing. And so this is Anusri. She has secured all the particularly examinations in which she has scored good marks. So if you are also interested to prepare for any BSc or MSc or PhD entrances, you can contact us, and if you like classes then you can continue. So thank you Anusri, thank you for joining. Again congratulations and wish you all the best for your particularly career. Thank you. थैंक यू सर। Thank you so much.